ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए रायपुर का रुख करेंगे, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित अग्रवाल और नितेश टीपरेवाल अरेस्ट हुए हैं। वहीं ईडी ने दोनों ही आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। तो अहम खबर आपको बता दें, आरोपी अमित अग्रवाल और नितेश टीपरेवाल अरेस्ट कर लिए गए। ईडी ने दोनों ही आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ईडी एक बार फिर से सक्रिय हुई है और ईडी की कार्रवाई जिसमें 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है। 2 आरोपी गिरफ्त में हैं। आपको बता दें, अब दोनों ही आरोपियों से 5 दिन की रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार अलग अलग आरोपियों की धरपकड़ जारी है। ईडी कार्रवाई कर रही है और आपको बता दें, ईडी ने दोनों ही आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर अब ले लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। ये महादेव सट्टा ऐप का ये पूरा मामला है। इधर सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां खपरी गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों का भला हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई हैं। किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त और वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल रहे। चौधरी ने स्टॉल का जायजा लिया और ड्रोन भी उठाया। इस दौरान ओपी चौधरी ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए मोटिवेट भी किया। किसान मेला संपन्न होगा, शुभकामनाएं हैं। और ये किसान संघ 13 साल से इस क्षेत्र में किसानों को कृषि के क्षेत्र में मतलब जागरूक करने का काम कर रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में सब्जी उगा रहे हैं, मतलब फल उगा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो इस संघ के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। हम किसानों का संगठन है। किसानों के लिए जो भी जानकारी या साइंटिस्ट या जो भी प्रॉब्लम आती हैं, हम उस साइंटिस्ट को बुलाते हैं और जानकारी देते हैं। किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चे में ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए हम इस मेले का आयोजन किए हैं। ओपी चौधरी साहब प्रदेश के वित्त मंत्री आए हैं। कृषि मेला जो चल रहा है, खासा इंटरेस्ट भी है, अच्छे किसान हैं। सर क्या क्या देख चुके हैं? मैं खुद खेती करता हूं, इसलिए बड़े इंटरेस्ट के साथ आज मैं देख रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोग्रेसिव फार्मिंग, प्रगतिशील खेती को बढ़ाने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लैंड का कंसोलिडेशन, मतलब एक साथ ज़मीन उपलब्ध हो जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि लैंड को हमको फेंसिंग करना है, वो फेंस हो जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको वाटर मिल जाए। और चौथी जो चीज़ है वो बंदर आदि से सुरक्षा हो जाए, तभी हम प्रोग्रेसिव फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक और एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर को, निर्यात आधारित कृषि को का एक होलिस्टिक सिस्टम क्रिएट करते हुए हमको छत्तीसगढ़ में काम करने की ज़रूरत है। तभी हम लोग किसान भाइयों को प्रगतिशील खेती की दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे और एक छत्तीसगढ़ में कृषि क्रांति को संभव बना पाएंगे। युवा इससे कृषि में हम देख रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। पहले लोग रोजगार के तौर पर देखते नहीं थे, अब ऑडी वाले भी युवा यहाँ पर आए हैं जो किसान हैं। उनके लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है, खेती को एक दोयम दर्जे का व्यवसाय मानने की गलती कोई युवा ना करें। हम कई बार फैक्ट्रियों में प्रदूषण के बीच, शोर शराबे के बीच 10,000 12,000 के लिए पूरा 12-12 घंटा हमारी युवा वहाँ पे काम करता है। उससे कई गुना अच्छा, ज़्यादा सुकून का और प्रकृति के साथ जुड़कर और हमारे परंपरागत रूप से हमारे व्यवसाय से जुड़कर खेती को एक प्रगतिशील लेवल पर, प्रोग्रेसिव लेवल पर ले जाकर काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और युवा उसको प्रोग्रेसिव तरीके से देखें, ना कि परंपरागत दृष्टिकोण से। थे ओपी चौधरी साहब, जिन्होंने बोला कि युवाओं को परंपरागत तरीके से खेती करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। कुमारी से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किसान मेला। पूरे प्रदेश से किसान आए थे। किसानों को कैसे उन्नत किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कैसे जोड़ा जाए, ये यहाँ का मेन थीम था ना। कृषि मंत्री, वित्त मंत्री साहब और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब आए थे। अब आपको इनाम मिला है, क्यों इनाम मिला भैया? कृषि में मतलब उन्नत तकनीक के
के द्वारा जो है हम लोग जो है खेती का कार्य करते हैं, जिसमें जोर से बोलो। मैं गुलाब का खेती पॉली हाउस के माध्यम से जो करता हूँ। कितने एकड़ में करते हो, कौन से जिले में करते हो? मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 1 एकड़ में जो है गुलाब का खेती कर रहा हूँ मैं। मतलब आपसे युवा सीख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को छोड़कर गुलाब लगा कमा सकते हैं। जी, कितना कमा लेते हो साल में? साल में ऐसे इनकम जो है 15 से 16 लाख रुपए तक का हम कमा लेते हैं। 1 एकड़ आपके, अगर 1 एकड़ आपके पास खेती है तो गुलाब से आप 15-16 लाख रुपए कमा सकते हैं। कोंडा का किसान है, क्या नाम है भैया? राम साहब मरकाम। राम साहब मरकाम से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। एक और किसान है, कहाँ से आए हैं भैया? मैं नगरी से आया हूँ नगरी सिहावा। जी। क्या खेती करते हैं? मैं सारे सब्जियों की खेती करता हूँ, लगभग 300 एकड़ में खेती करता हूँ मैं। अभी पिछले टाइम में मैं गर्मी के दिनों में 150 एकड़ में टमाटर लगाया था, जो पूरे गर्मी में उत्पादन देता रहा। क्योंकि पिछले टाइम में टमाटर का रेट बहुत ही ज़्यादा था, तो उस समय में बड़ी चुनौती थी टमाटर की खेती को करना। तो उस समय हमने उत्पादन किया था और पूरे स्टेट को टमाटर का जो कितना कमा लिए हो? कमाई तो ऐसे लगभग प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपये का कमाई हुआ। 60 लाख रुपए पर गर्मी में कमा लिया हो। जी। हमारी सेकेंड से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट ने पहली बार चुनाव समिति की बैठक ली। बैठक में जहां लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंत्रणा हुई, तो वहीं सचिन पायलट ने बारी बारी से वरिष्ठ नेताओं के सुझाव भी जाने। इस बैठक में पार्टी में नई नियुक्तियों और राम मंदिर का मुद्दा भी छाया रहा। देखिए एक और रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में पहली बार सचिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक ली। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को जहां 2 टुक लहजे में एकजुटता की नसीहत दी, वहीं सभी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में एक पूर्व मंत्री ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में नई नियुक्तियां होनी चाहिए, जबकि एक अन्य पूर्व मंत्री ने कहा, जातिगत समीकरण से हटकर भी पार्टी में फैसले लेने की जरूरत है। जीतने वालों को ही लोकसभा का टिकट दिया जाना चाहिए। बैठक में राम मंदिर का मुद्दा भी छाया रहा। कुछ नेताओं ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भाजपा ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, ऐसे में इस मुद्दे का काउंटर करना होगा। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस लोकसभा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, भाजपा अपने वादों या रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़कर दिखाए, उसके बाद देखेंगे जनता किसे जनादेश देगी। इधर कांग्रेस की बैठक पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भी इस बार चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। मैं आप कहना चाहता हूं, हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़ें, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, अंदर से कांग्रेस के नेता भयभीत हैं और इस बात का उनको डर है, जो समीक्षा उनके द्वारा की गई विधानसभा में और समीक्षा करने के बाद में उनके मंत्रियों का बयान आया, हम एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। अभी भी वो शंका उनके मन में आशंका बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ लहर चल रही है और दूसरी तरफ उनके अंदर में जो घमासान है, तो निश्चित रूप से बड़े नेता भी इस चुनाव से बचना चाहते हैं, चुनाव लड़ने से। सचिन पायलट के एकजुटता का संदेश और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कितनी कामयाब होती है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पायलट के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई नियुक्तियों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की टिकट को भी लेकर युवा आशान्वित हैं। ऐसे में अब सबकी निगाह इसी पर टिकी रहेगी।
तो पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में मनाई गई। छत्तीसगढ़ के लिए विवेकानंद जयंती इसलिए खास है क्योंकि बाल अवस्था में ही विवेकानंद जी ने रायपुर में 2 साल गुजारे थे। ऐसे में उनकी याद में स्कूल कॉलेज में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय राष्ट्रीय युवा उत्सव में भी शामिल रहे। देखिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम विष्णुदेव साय राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां आदिवासियों के आराध्य बूढ़ादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने उस उद्यान में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर 20 युवाओं को कलेक्टोरेट मल्टीलेवल पार्किंग स्थित बीपीओ सेंटर से संबद्ध निजी कंपनी टेक्नोटास्क के जॉब ऑफर लेटर दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 5 हितग्राहियों को व्यवसाय करने के लिए 10-10 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए। वहीं साय सरकार आने वाले दिनों में युवा और खिलाड़ियों को कई सौगात देने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार में बंद की गई उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान योजना फिर शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेश में नेशनल गेम्स कराने के प्रयास तेज किए जाएंगे। देखिए, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सब विश्व के प्रणेता, युवा सन्यासी, दार्शनिक, आध्यात्मिक ऐसे महान संत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका जीवन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज जयंती के अवसर पर हम सब यही चाहेंगे कि उनकी द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कृति और संस्कार को जीवन में उतारें और हम राष्ट्र को एक अच्छी दिशा ले जाने में सहयोग करें। स्वामी विवेकानंद के बचपन की याद दिलाने वाला बूढ़ापारा का डे भवन है, जहां स्वामी जी ने अपने परिजनों के साथ 2 साल से ज्यादा का वक्त बिताया था। पूर्ववर्ती सरकार ने डे भवन को संरक्षित करने की घोषणा की थी, मगर यहां अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया। लिहाजा अब सरकार बदलने के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं डे भवन के जीर्णोद्धार का काम जल्द पूरा किया जाएगा ताकि डे भवन स्वामी जी के जीवन दर्शन का स्मारक बन सके। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसके ऊपर में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुई बातों को बताते हुए और युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और युवाओं को देश के विरासत से जोड़ने का आग्रह किया है। और विरासत जो है वो हम सबके लिए गौरवशाली है। हम सबको इस देश का नागरिक होने का गौरव पैदा हो, स्वाभिमान पैदा हो, इस बात का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी स्मृतियां राजधानी रायपुर को एक अलग पहचान देती हैं। यही वजह है कि सरकार इन स्मृतियों को सहेजने का प्रयास कर रही है। साथ ही सरकार आने वाले दिनों में युवाओं के लिए युवा उत्सव का आयोजन करने जा रही है ताकि युवा स्वामी जी के विचार और जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यातायात विभाग मनाएगा सड़क सुरक्षा माह। 15 जनवरी को होगा सड़क सुरक्षा माह 2024 का शुभारंभ होगा। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस तरह से अभियान चलाया जाएगा। स्वस्थ शरीर रखें, स्वस्थ मन रखकर सुरक्षित जन थीम पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। यानी 14 जनवरी को अनुपम गार्डन में एरोबिक्स, जुम्बा, डांस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक इस तरह से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास से सड़क सुरक्षा माह यातायात विभाग मनाने जा रहा है। इधर बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 लाख के नामी नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने का भी दावा है। वहीं मारा गया नक्सली जन मिलिशिया कमांडर बताया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार, विस्फोटक और रोजमर्रा का सामान बरामद किया। जानकारी भी मिली कि दंतेवाड़ा DRG, बीजापुर DRG और CRPF की संयुक्त पार्टी को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें जन मिलिशिया कमांडर तोया पोटाम उर्फ सोमलू को मार गिराया गया।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने रामलला का दर्शन कराने के लिए योजना प्रारंभ करने का ऐलान कर दिया। तो राज्य सरकार का ये वादा है कि हर साल वो 20,000 लोगों को अयोध्या के रामलला मंदिर का दर्शन कराएंगी। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा और ये कहा कि पूरे देश को दर्शन कराने में 1500 साल लग जाएंगे। देखिए। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करने में लगेंगे 1500 साल। राज्य सरकार के ऐलान के बाद यह दावा कांग्रेस ने किया है। दरअसल राज्य सरकार ने हर साल 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने का ऐलान किया है। पहले खेप में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इस तरह 5 साल में 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन शासकीय योजना के माध्यम से कर सकेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, अगर यही स्थिति रही तो 3.25 करोड़ लोगों को दर्शन कराने में 1500 साल लग जाएंगे, जबकि मोदी की गारंटी है कि सभी नागरिकों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर राम के नाम पर जनता से झूठ बोलने का आरोप भी लगा डाला। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, कांग्रेस को प्रभु श्री राम के संबंध में कुछ भी कहने का हक नहीं है। कांग्रेसी भी अगर अयोध्या जाना चाहें तो उन्हें भी भेज देंगे। देखिए, राम के नाम पे जनता को ठगने का इनका पुराना शगल रहा है। विधानसभा चुनाव के जो मोदी की गारंटी थी उसमें वादा किया था छत्तीसगढ़ की हर जनता को रामलला के दर्शन कराएंगे। तो अभी सिर्फ 20,000 एक साल में कराएंगे दर्शन, तो आने वाले 5 साल में मात्र 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे। 3.25 करोड़ आबादी है, 1500 साल लगेगा छत्तीसगढ़ की पूरी जनसंख्या को रामलला के दर्शन कराने में। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा शिगुफा है। भगवान राम के नाम पे भी जनता को ठग रहे हैं। हर साल 1 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित होगा, तभी 5 साल में छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को दर्शन होगा। देखिए, कांग्रेस को तो राम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको इस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। हमारी क्या योजना है वो चलेगी, और यहाँ के लोग केवल सरकार के ऊपर भरोसा आश्रित नहीं रहते, अपने मन से कितने जाएंगे वो भी आप देखेंगे। कांग्रेसी लोग भी यदि चाहेंगे तो उनको भी नाम ऐड करेंगे। छत्तीसगढ़ के लाखों राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने को बेताब हैं। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाने के लिए लगातार पता लगा रहे हैं। ऐसे में सरकारी योजना के दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि पूरी आबादी को रामलला के दर्शन के लिए सरकारी योजना की जरूरत नहीं है, लेकिन सियासी हमला तो विपक्ष का धर्म है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममय होते जा रहा है। लेकिन जो मंदिर आंदोलन के संघर्ष में शामिल रहे, उनके लिए अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने का भी और कर पाना काफी कठिन है। राम मंदिर आंदोलन में छत्तीसगढ़ के लोगों की भी अहम भूमिका रही है। देखिए एक और रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए जाने की मांग तेज होने लगी थी। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन तेज होने से लेकर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने तक छत्तीसगढ़ के लोग मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। तब रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ के महंत वैष्णव दास हुआ करते थे। महंत वैष्णव दास की न सिर्फ साधु संतों में गहरी पैठ थी, बल्कि वे रामानंद संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसलिए वे भी 1 जनवरी को अयोध्या रवाना हुए। लेकिन अयोध्या की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। सर्किट हाउस में ही महंत वैष्णव दास नजरबंद कर दिए गए। उनके साथ आज के महंत राम सुंदर दास भी थे। वे बताते हैं किस तरह उन्हें रोककर नजरबंद किया गया। बाद में अयोध्या से ही बैरंग लौटा दिया गया, लेकिन अमरकंटक पहुंचते तक उन्हें जानकारी हो चुकी थी। विवादित ढांचा ढहा दिया गया है। आज महंत राम सुंदर दास मंदिर आंदोलन में दूधाधारी मठ और महंत वैष्णव दास की भूमिका को याद कर मंदिर निर्माण को अपना सौभाग्य बताते हैं। सन 1992 दिसंबर में 1 दिसंबर को हम लोग रायपुर से निकले थे उनके साथ में। तब वो सेवा में मैं था उनका, और हम लोग अयोध्या के लिए निकले थे। फैजाबाद पहुंच गए थे, लेकिन फैजाबाद के बाद
पुलिस प्रशासन ने हमको अयोध्या जाने नहीं दिया महाराज जी को, और उन्होंने कहा कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत है, पूरे रास्ता जाम है, हम आपको दूसरे रास्ते से अयोध्या ले जाएंगे करके उन्होंने आगे आगे अपने पुलिस गाड़ी ले करके महाराज जी को अयोध्या न ले जाकर उन्होंने फैजाबाद के सर्किट हाउस में उन्होंने उनको रखा, और 2 दिन तक उन्होंने नज़रबंद रखा महाराज जी को, 3 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को। और 2 दिन के बाद भी जब महाराज ने देखा कि परिस्थिति ऐसा कुछ बन रही है, बहुत उन्होंने कहा कि हमको अयोध्या जाना है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, तब फिर महाराज जी ने नाराज होकर उनको कहा भैया अयोध्या हम जाएंगे, अयोध्या जाने दें, नहीं तो फिर हमको वापस जाने दें अपने स्थान। तो फिर अधिकारी अपने में चर्चा किए, उच्च अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें अयोध्या से फिर न जा कर के ससम्मान फैजाबाद से ही उनको रायपुर के लिए वापसी में रवाना किए। वहाँ से वापस हम लोग आ रहे थे तो हमारे कंटक में सूचना मिली कि 6 तारीख को वहाँ बाबरी मस्जिद जो था उसको ढहाने का क्रम चल रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग रायपुर आ गए। तो उस कार्यक्रम महाराज जी शरीक होने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन फैजाबाद में उन्हें नज़रबंद कर दिया सर्किट हाउस में। तो वह परिस्थिति हमने देखा है, और आज गुरु महाराज तो हमारे बीच में नहीं हैं, समय बलवान होता है, लेकिन आज 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने का है उसमें दुआधारी मठ के सेवा के रूप में मुझे आमंत्रण मिला है। मैं बहुत आह्लादित हूँ, और दुआधारी मठ के सभी ट्रस्टियों ने एक राय होकर के बहुत ही अच्छा महोत्सव, बहुत ही अच्छा उत्सव दुआधारी मठ में रामनवमी में जैसा हम करते हैं उसी आधार पर यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे, ऐसा हमने तय किया है। राम मंदिर आंदोलन की कमान तब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हाथों थी। बजरंग दल के तत्कालीन नगर अध्यक्ष नरेंद्र यादव भी विवादित ढांचा गिराए जाने के वक्त अयोध्या पहुंचने में सफल रहे थे। नरेंद्र यादव बताते हैं, खेतों से छिपते छिपाते वे अयोध्या तक पहुंचे थे। बाद में उन्हें 10 दिनों से अधिक वक्त तक जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर कभी मन में संशय नहीं रहा। छत्तीसगढ़ से उस समय 29 लोग अयोध्या के लिए निकले थे, लेकिन विवादित ढांचा गिराए जाते समय काफ़ी कम लोग ही परिसर तक पहुंच सके थे। नरेंद्र यादव उस वक्त के संघर्ष और राम मंदिर के टेंट में बैठे स्वरूप को याद कर भावुक हो जाते हैं। उनके पास अब भी मंदिर आंदोलन की तस्वीरें और मामले की सुनवाई के सारे पेपर कटिंग सुरक्षित हैं। इन्हें दिखाते हुए उनकी आंखों में चमक स्पष्ट नजर आती है। मैं तो भाग्यशाली हूँ राम जन्मभूमि के लिए, राम काज के लिए, कि मैं शुरू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 1989 से जो शिला पूजन हुआ, शिला पूजन से हम लोग कार्यक्रम देते रहे। हर मोहल्ले में कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन, जो शिला यानी ईंट जो है ना, ईंट का पूजन होते रहा, बढ़िया माहौल रहा है। उसके बाद कार सेवा के लिए 1990 में हम लोग गए। मेरे ख्याल से वो 1990 में 80वां लड़ाई थी, वो जो 80 लड़ाई में हम लोग लड़े। फिर उसके बाद 1992 में 81वां लड़ाई लड़े अपन। परंतु ये है कि बहुत से एकदम उत्साह रहा है उस समय कार्यकर्ताओं के बीच। मैंने छत्तीसगढ़ में, वो तो भाग्यशाली है छत्तीसगढ़ के जो क्योंकि हमारे दादा ने जो संघर्ष किया है, हमारे कितने पीढ़ी आज तर गए उस चीज में। ये कि हम भाग्यशाली हैं कि आज ये मौका हम लोगों को मिला है। ये है कि मैं 1992 के कार सेवा में मैं रहा, परंतु उस परिसर में रहा, परंतु मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया। ये है कि जो भी है ईंटा जो तोड़ने का वो कार्य था अपन वो किए, और ईंटा कुछ जो था तो उठा के हम लोग लाए थे। राम मंदिर आंदोलन से छत्तीसगढ़ के लोग लगातार जुड़े रहे। ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। यही वजह है कि रामलला के टेंट से भव्य मंदिर में जाने की बात सोचकर वे रोमांचित हो उठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो जीवन का कोई सपना पूरा हो गया हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा।